हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक क्लास 12 चैप्टर 7 से है। पेज नंबर 147, इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट, नेचर एंड कॉजेस। तो कॉन्फ्लिक्ट एक प्रोसेस है जिसके अंदर या तो इंडिविजुअल या ग्रुप बाकी लोगों को ऐसे परसीव करता है, कोई और इंडिविजुअल या ग्रुप को कोई दूसरा इंडिविजुअल या ग्रुप ऐसे परसीव करता है कि उसके आपस में ऑपोजिंग या डिफरेंट इंटरेस्ट हैं जो आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाते और दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ होते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट में ही बात करते हैं। और यहाँ पर एक इंटेंस फीलिंग होती है वी की और अदर की, मतलब जो हमारा ग्रुप है और जो हम में वी हैं और जो बाकी हैं वो दे हैं, उनको दे से रेफ़र किया जाता है। अदर वो दूसरे हैं, बाहर के लोग हैं। और एक बिलीव भी होता है दोनों पार्टीज़ का कि सामने वाला बंदा सिर्फ अपने ही इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करेगा और दूसरे के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं करेगा, जिसकी वजह से दूसरे का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो भी नहीं पाएगा। और ये सिर्फ एक दूसरे के प्रति ऑपोजिशन नहीं होता है, बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर अपना हक जमाना भी जानते हैं। दे ऑल्सो ट्राई टू एग्जर्ट प्रेशर एंड पावर ऑन ईच अदर। और ग्रुप्स जो कि ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं इंडिविजुअल के मुताबिक ग्रुप्स बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगता है और बहुत सीरियस मैटर के उसमें कन्वर्ट हो जाता है। कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है ग्रुप के ऊपर। सारे कॉन्फ्लिक्ट्स एक ह्यूमन के मतलब सारे जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं, क्योंकि वहाँ पर एक इंसान की कीमत लगी होती है। और जैसे वॉर्स में होता है कि या तो जीत होगी या हार होगी, और दोनों ही होता है, जीत भी होती है हार भी होती है, किसी की जीत किसी की हार, कहीं विक्ट्री कहीं डिफीट। लेकिन जो ह्यूमन की कॉस्ट होती है ना वॉर में, वो इन सब चीज़ों से, ये हार जीत से बहुत बियॉन्ड जाती है। जो इंसान की लाइफ और जो इंसान खुद दांव पे लगा होता है, उसकी जो इंसान की कीमत होती है वो काफ़ी हद तक आगे जाके होती है एज़ कम्पेयर टू हार जीत। तो अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट जो होते हैं उन्हें हम देखते हैं सोसाइटी में, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली टर्न आउट होते हैं, बहुत महंगे पड़ते हैं। दोनों ही तरफ को जो भी आपस में लड़ रहे होते हैं, जो भी पार्टीज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, दोनों को ही बहुत भारी पड़ते हैं वो, और उनकी सोसाइटी के लिए भी बहुत हावी हो जाते हैं, वो उन पर बहुत भारी पड़ते हैं। कुछ मेजर रीजंस ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट होता क्यों है। पहला रीज़न ये है कि कम्युनिकेशन नहीं होना और फॉल्टी कम्युनिकेशन होना दोनों पार्टीज़ की तरफ से ही। भाई अगर तुम्हारी बातचीत ही नहीं होगी तो कुछ भी चल नहीं पाएगा, ठीक है। तो कम्युनिकेशन में लैक होना या फॉल्टी कम्युनिकेशन होना दोनों पार्टीज़ की तरफ से ही, कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स बीच में होना, कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है, गलतफहमियां पाल रखी हैं और बातचीत हो नहीं पा रही है, तो फॉल्टी कम्युनिकेशन। सामने वाला तुम्हारे बारे में कुछ सोचता है, कुछ क्लियर नहीं करते हैं, बातचीत ही नहीं होती है, ठीक है। ऐसे तरह के कम्युनिकेशन की वजह से सस्पिशन, डाउट और शक पैदा होता है, जो कि लैक ऑफ ट्रस्ट, सामने वाले पे भरोसा ख़त्म होता है, वो चीज़ आती है और तभी कॉन्फ्लिक्ट रिजल्ट होता है। अनदर रीज़न इंटरग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का रिलेटिव डेप्रिवेशन। ये तब होता है जब ग्रुप के मेंबर खुद को कंपेयर करते हैं किसी दूसरे ग्रुप के मेंबर के साथ, और वह ऐसे समझते हैं कि उनके पास वो चीज़ नहीं है जो उन्हें चाहिए या जो वो चाहते हैं, जो कि दूसरे ग्रुप के पास है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो अच्छा नहीं कर रहे इन कंपैरिजन टू अदर ग्रुप्स, जिसकी वजह से फीलिंग ऑफ डेप्रिवेशन, डिससेटिस्फैक्शन, डिसकंटेंटमेंट आता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होता है। इट मीन्स उन्हें कमी लगती है रिसोर्सेज की, चीज़ों की, क्वालिटीज़ की और काम करने के तरीक़ों की। उन्हें कहीं ना कहीं लगता है कि सामने वाला हमसे ज़्यादा अच्छा कर रहा है, और वो डिससेटिस्फाइड होते हैं खुद से ही, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में रिजल्ट करता है। स्पेशली कंपेयर करना बहुत घटिया चीज़ होती है वैसे, ठीक है। अनदर कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जब एक पार्टी का ये बिलीफ हो जाता है कि वो दूसरे से अच्छी ही है इन ऑल टर्म्स, मतलब कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हम हमेशा सही हैं, हमारी कभी कोई गलती नहीं होती है, सामने वाला ही गलत होगा हर बार हर केस में। और जब हम ये समझते हैं तो एटीट्यूड प्रॉब्लम होती है एंड हम कभी झुकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक कॉज होता है कॉन्फ्लिक्ट का, जब एक पार्टी ये बिलीव करती है, ये मान लेती है, उसका खुद पे इतना ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि वो हमेशा बेटर देन द अदर ही है, और जो वो कहेगी वही होना चाहिए, जो वो कह रही है वही सही है,
और जब ये नहीं होता है या जब उसकी बात नहीं मानी जाती तो दोनों पार्टीज़ एक दूसरे को बेइज्जत करना चालू कर देते हैं। एक सेकेंड ना, दोनों पार्टीज़ फिर एक दूसरे को एक्यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से एक बंदे को डिफरेंसेस, छोटे छोटे डिफरेंसेस नज़र आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट और सीरियस होता है। एंड इससे क्या होता है, हर मेंबर ना रिस्पेक्ट करना चाहता है अपने ही ग्रुप के नॉर्म्स को, रूल्स और रेगुलेशंस को। और फिर अनदर रीज़न होता है कि फीलिंग कि अदर ग्रुप जो है ना वो रिस्पेक्ट नहीं करता है मेरे ग्रुप के नॉर्म्स को या मेरे रूल्स और रेगुलेशन को जो मेरे ग्रुप में फॉलो होते हैं। दूसरे ग्रुप के मेंबर्स उसे रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, वो वॉयलेट करते हैं उन नॉर्म्स को किसी मैलेवोलेंट इंटेंट की वजह से। मतलब मैलेवोलेंट इंटेंट मतलब कि तुम्हारा डिज़ायर ही है और तुम चाहते हो कि तुम सामने वाले को जानबूझ के हार्म ही करोगे और तुम करते हो, ठीक है। देन अदर डिज़ायर फॉर रिटेलिएशन फॉर सम हार्म डन इन द पास्ट कुड बी अनदर रीज़न फॉर कॉन्फ्लिक्ट। पास्ट में इसने मेरे साथ कुछ गलत किया तो मुझे भी आज इसके साथ गलत करना है, हिसाब छुट्टा करना है, रिवेंज लेना है, मुझे बदला लेना है। वो होता है कि मन में जो रह जाता है ना कि मेरे को बदला लेना है, रिटेलिएट करना ही है, पास्ट में मेरे को इसने ये हार्म किया था, तो ये भी एक रीज़न होता है कॉन्फ्लिक्ट का। बायस परसेप्शन जो है वो रूट कॉज होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स के। गलत सोच, गलत धारणाएं सामने वाले को लेकर, जैसे कि मेंशन किया था पहले भी, फीलिंग ऑफ दे और जो फीलिंग ऑफ वी होती है उसकी वजह से बायस परसेप्शन पैदा होते हैं। तुमने पहले से ही डिस्क्रिमिनेट करना चालू कर दिया, वहीं पे ही तुमने सेम तरीके से ट्रीट नहीं किया अपने ग्रुप के लोगों को सामने वाले ग्रुप के लोगों को। ठीक है, हमने अपने ग्रुप के लोगों को कुछ ज़्यादा ही अपना समझा और सामने वाले को कुछ ज़्यादा ही बाहर वाला समझा है, पर इट डजेंट मीन कि हमें उसको गलत तरीके से ट्रीट करें और हम अपने आप को वी करें, सामने वाले को दे करें, तो बायस परसेप्शन आ जाता है। देन अनदर रीज़न रिसर्च में दिखाया गया है कि जब हम ग्रुप्स के अंदर एक्ट करते हैं तो लोग ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो अकेले या एज एन इंडिविजुअल एक्ट करें पब्लिक एरिया में, या अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से सोच समझ के एक्ट करें एज़ कम्पेयर टू जब लोग ग्रुप्स में काम करते हैं। ग्रुप जो है वो कॉम्पीट करते हैं स्कार्स रिसोर्सेज के ऊपर। अगर रिसोर्सेज कम हैं, रिसोर्सेज की कमी है, तो ग्रुप्स की उस बेसिस पे भी लड़ाई होगी, ग्रुप्स उसमें भी कॉम्पीट करेंगे, लड़ाइयाँ करेंगे। जैसे कि मटीरियल रिसोर्सेज हो गए, कोई जगह हो गई, कोई प्रॉपर्टी हो गई, टेरिटरी हो गई, पैसे हो गए, या कोई सोशल रिसोर्सेज हो गए, रिस्पेक्ट, एस्टीम, इज़्ज़त हो गई। आई एम सो सॉरी। हाँ, तो रिस्पेक्ट, एस्टीम, इज़्ज़त हो गई, उस चीज़ को लेकर लड़ाई करना। परसीव्ड इनइक्वालिटी भी एक रीज़न होता है कॉन्फ्लिक्ट का। इक्विटी का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना रिवॉर्ड्स का, मतलब काम करने के बाद जो रिवॉर्ड मिलेगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसे है कि एक सामने वाला इंडिविजुअल क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है उसको इस बेसिस पे मिलेगा रिवॉर्ड। मतलब कि मैं किसी ग्रुप के मेंबर हूँ, मैंने जितना काम किया मुझे उस हिसाब से रिवॉर्ड दिया जाएगा। अगर मेरे को शुरू से ही दिख रहा है अपने ग्रुप में और सामने वाले ग्रुप में परसीव्ड इनइक्विटी या इनइक्वालिटी कि कहीं ना कहीं भेदभाव हो रहा है या इक्वालिटी नहीं है, तो ये भी एक रीज़न है कॉन्फ्लिक्ट का। इक्विटी का मतलब होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन तुम करो रिवॉर्ड्स का इन प्रपोर्शन टू इंडिविजुअल का कॉन्ट्रीब्यूशन या एफर्ट्स जो उसने लगाए हैं। जैसे मान लो मेरा रिवॉर्ड अपॉन में मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इज़ इक्वल टू मेरे दोस्तों का रिवॉर्ड अपॉन में मेरे दोस्तों का कॉन्ट्रीब्यूशन। लेकिन अगर तुम कंट्रीब्यूट करते हो किसी भी काम को करने में, अपना टाइम और ज़्यादा सब रिसोर्सेज लगाते हो, अपने आप को पूरी तरीके से झोंक देते हो किसी भी काम को करने में, अच्छा कंट्रीब्यूट करते हो तुम किसी भी काम को करने में, और तुम्हें कम मिलता है बदले में, इन रिटर्न तुम्हें उतना नहीं मिलता जितना तुमने दिया होता है, तो तुम इरिटेट हो जाओगे और तुम्हें ये लगेगा कि तुम्हारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तुम्हें एक्सप्लॉइट किया गया है या तुमसे ज़्यादा काम लेके तुम्हें बदले में कुछ नहीं दिया है। ठीक है, जितना तुम डिज़र्व करते थे उतना तुम्हें नहीं मिला, तुम्हारे साथ एक्सप्लॉइटेशन हुआ है, तो यही चीज़ होती है। अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए मैंने आगे कुछ भी नहीं लिखा है क्योंकि बोर्ड पूरा भर गया था इतने में, और वो रीजंस भी तभी मैंने शॉर्ट में मेन की पॉइंट्स लिखे हैं सिर्फ। नेक्स्ट टॉपिक इसी के आगे से है वैसे, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ग्रुप्स गिव इम्पेटस टू अ सीरीज ऑफ सोशल कॉग्निटिव प्रोसेसेस, और ये मैंने अभी रीड भी नहीं किया है। उसके बाद तो चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, देन क्वेश्चन पेपर्स। आई एम सो सॉरी बट बिना पंखे के मेरी फट रही है और मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है थोड़ी,
तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में विल टेक अप इसके आगे का टॉपिक और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज, देन दिस चैप्टर विल बी ओवर। सो कुछ भी समझ नहीं आया हो तो कृपया करके मुझसे पूछने का कष्ट उठाएं। थैंक यू सो मच कीमती टाइम निकाल के वीडियो देखने के लिए।